आज हम संविधान की इस विकास यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम अपनी पॉलिटी के अध्याय के अंतिम चरणों पे आ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नेशनल इंटीग्रेशन पे है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देश प्रतिपल इसी के प्रयास में है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो जाए। सरकारें भी प्रयास करती हैं, कहती भी हैं, जुडिशरी बहुत एफर्ट्स करती है। मुद्दा यहीं पर है कि कैसे किया जाए। उसके लिए समझना ज़रूरी है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी भारत जैसे देश में आवश्यकता क्यों है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद होना अपने आप में एक अलग एस्पेक्ट है। आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह पहचानना ज़रूरी होता है कि आपके राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित कितना सर्वोपरि है। जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो जाता है तो राष्ट्र का प्रत्येक निवासी अपना हो जाता है। जब सभी अपने हो जाते हैं तो राष्ट्र अखंडित कहाँ रहता है, राष्ट्रहित खंडित कहाँ रहता है, राष्ट्र तो अखंडित हो जाता है। अक्सर आप खबरों में सुनते रहेंगे कि ये ज़्यादा राष्ट्रवादी हो गए हैं, इसलिए इन्हें कई समूह अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हैं। पता नहीं नेशनलिज्म की वो कौन सी परिभाषा है जिसे पढ़ के वो नेशनलिस्ट होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय अखंडता को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। और जब राष्ट्र के स्तर पर अखंडता होगी तो वह तभी होगी जब प्रत्येक जन आपस में जुड़ेगा। हम अपने आप को किसी पर थोपेंगे नहीं, हम उसे स्वयं जैसा बनाना नहीं चाहेंगे। हम सहवास करेंगे, हम एक साथ जिएंगे, हम उनके गुणों को पहचानेंगे, वो हमारे गुणों को पहचानेंगे, और हम दोनों के ही गुण एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें हम दोनों जी पाएँ, हम दोनों के गुण जो हैं वो विकसित हो पाएँ। ना हम उन पे भारी पड़ेंगे, ना वो हम पर। जब हम अपने साथियों के साथ जीवन कुछ इस तरह से बिताना चाहते हैं, तब हम एक दूसरे के लिए ख़तरे का प्रतीक नहीं रह पाते, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और जब हम आपस में मिले हुए हैं तो कोई बाहरी ताकत या कोई विचार हमें तोड़ कैसे सकता है। फिर जिस धरा पर, जिस संपत्ति पर, जिन संस्थाओं पर हम खड़े हैं, उन्हें कोई बिगाड़ कैसे सकता है, उन्हें कोई कमज़ोर कैसे कर सकता है, हमसे छीन कैसे सकता है। फिर हम एक समाज, उससे बढ़कर के एक विचार, और उससे भी ऊपर एक राष्ट्र के तौर पर पराजित कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए सदैव खड़े हैं। आत्मरक्षा अच्छी बात है, हमें करनी ज़रूरी है। हम यदि आत्मरक्षा करेंगे तो दूसरे का रक्षण भी कर पाएंगे, क्योंकि हम स्वयं सुरक्षित हैं। लेकिन आत्मरक्षा कभी भी इस बात का आधार नहीं है कि आप आत्मघाती हो जाएं, आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। आत्मरक्षा एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर आप रक्षा के सिद्धांत को जन्म देते हैं, ना कि भक्षण के सिद्धांत को। और रक्षा कभी भी किसी के अधिकारों का हनन करने का कोई भी समाधान नहीं देती, वो केवल अधिकारों को पोषित करने का, उन्हें विकास करने का ही एक आधार देती है। तो कुल मिलाकर के हम उसी राष्ट्रीय अखंडता और एकीकरण के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तहत भी इन वर्ड्स को डाला गया। यूनिटी तो महत्वपूर्ण ही थी, लेकिन ये भी कोशिश की गई कि ऐसी भी यूनिटी नहीं होनी चाहिए जो यूनिटी बहुत ही फोर्स्ड यूनिटी हो, रोपित की हुई, थोपी हुई यूनिटी। देश तो यूनाइटेड हो ही जाएगा जब हम नेशनली इंटीग्रेट हो जाएंगे। यूनिटी एक आउटकम के तौर पर आए तो अच्छा है। प्रोसेस नेशनल इंटीग्रेशन को बनाना चाहिए जिसका आउटकम यूनिटी हो। यूनिटी को एक प्रोसेस ना बनाया जाए। फिर आउटकम असिमिलिएशन भी हो सकता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, फ्यूजन भी हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोसाइटी भी हो सकती है। एक रूप समाज हो सकता है, माइनॉरिटीज़ ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है आइडेंटिटीज़ ही लॉस हो जाए, हो सकता है डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए। ऐसी भी यूनिटी क्या करनी जो यूनिफॉर्मिटी की फॉर्म में ज़्यादा नज़र आए, डाइवर्सिटी की फॉर्म में नहीं। तो प्रोसेस शायद हमें नेशनल इंटीग्रेशन को बनाना चाहिए। आउटकम के तौर पे यूनिटी तो आ ही जाएगी। शायद ये गलती रही हमारी एक समय तक, हमने इसे सुधारा भी,
और नेशनल इंटीग्रेशन एक जगह प्राप्त की प्रीएम्बल के भीतर, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे मुद्दों पे चर्चा, क्योंकि देश अंततः इन्हीं समस्याओं से ग्रसित है। आप संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है जैसे कि पार्लियामेंट, या फिर जुडिशरी, या फिर एग्जीक्यूटिव। अब इतने लंबे दिनों से पार्लियामेंट का काम ठप पड़ा है, रुका हुआ है, रोज़ हंगामे हैं। हंगामे करने वालों के मुद्दे बिल्कुल जायज़ भी होंगे, और सरकार जो कि फैक्ट्री की तरह बिल पास कर रही है उसके आधार जायज़ भी होंगे। लेकिन सत्य यह है कि कौन जायज़ और कौन नाजायज़ है, इसके आधार पर ही देश नहीं चल सकता। देश सिद्धांतों से भी चलता है, और संसद की एक मर्यादा है, एक सिद्धांत है। वेल में जा कर के प्रदर्शन करना एक अधिकार है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या कहानी अधिकारों पे ही ख़त्म हो जाएगी? हर अधिकार का एक उद्देश्य भी तो होता है। प्रत्येक अधिकार एक उद्देश्य से जन्मता है, और उद्देश्य यह है कि वेल में जाके प्रदर्शन करने का अधिकार इस उद्देश्य की ओर ले जाता है कि हमारी बात सुनी जाए, और बात सुनाने के लिए तो बात करनी होगी, और बात करने का एक सबसे बड़ा आधार यही है कि शांति व्यवस्था बहाल करनी होगी। और संसद से खूबसूरत संपन्न जगह कौन सी हो सकती है जहां हम प्रदर्शन की जगह सवालों से सामने, देखिए सवाल बड़ी चीज़ होते हैं। प्रदर्शन कब किया जाता है? जब हमें कोई मंच नहीं मिलता सवाल करने का, जब हमें प्रश्न करने का आधार नहीं मिलता, सब मंच नहीं मिलता। संसद में कामकाज ही डेलिब्रेशन से होना है, विवाद, संवाद, वाद सब वहीं पे होगा। प्रश्न करिए, इतने तीखे प्रश्न करिए, इतने ज़बरदस्त प्रश्न करिए कि सामने वाला जो उत्तर दे वो उत्तर ही उसके लिए एक सज़ा बन जाए, यदि आपको लगता है वो गलत है तो। लेकिन इसके लिए सहनशीलता रखनी होगी, प्रश्न करने तक का पेशेंस रखना पड़ेगा, सामने वाले का जवाब सुनने का पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है कि वो कुछ सत्य भी बता दे जो उसके हित में हो, फिर हमारा एजेंडा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि जो सरकार में है क्या वह सत्य में जवाब देना चाहते हैं, और जो ऑपोजिशन में है क्या वो सही में कोई सवाल करना भी चाहते हैं। दो बातें होती हैं, जवाब देने वाला क्या सही में जवाब देना चाहता है जब वो यह कह रहा है कि संसद की कार्रवाई चलने दी जाए, और जो नहीं चलने दे रहे क्या वो सही में कोई सवाल करना भी चाहते हैं। कई बार हमें यह भी पता होता है कि हमारे सवाल की मियाद, उम्र केवल तब तक है, इसका दम तब तक है जब तक जवाब नहीं आता, तो हम उस उम्र का इस्तेमाल करते रहते हैं, जवाब लेते ही नहीं, क्योंकि जवाब मिलते ही शायद सवाल खत्म हो जाए। होता है, ऐसा भी होता है, राजनीति में ये भी होता है। जब संसद इस तरह का व्यवहार करेगी, देश के लोग जिस कानून के तहत चल रहे हैं, हम रूल बाय लॉ हैं, वो कानून जिस संस्था से बन रहे हैं, जब वो संस्था कानून विहीन हो जाएगी, नियम विहीन हो जाएगी, नियमावलियों से मुक्त होकर के चलने लगेगी, और कानून संवाद के बाहर हो करके मशीनी प्रक्रिया से निकल के आने लगेंगे, एक दिन में 4-4, 6-6, सिर्फ मेजॉरिटी के दम पर। यदि मेजॉरिटी के दम पर कानून बनने होते तो देश में अकेली एग्जीक्यूटिव होती, लेजिस्लेचर क्यों है? लेजिस्लेचर का काम सिर्फ इतना होता कि जिस दिन ये प्रूव हो जाए कि किस पार्टी को मेजॉरिटी है, उसकी सरकार बनो, और अगले दिन लेजिस्लेचर डिसॉल्व कर दो। पर बड़ा सिद्धांत तो रूल बाय लॉ है, बड़ा सिद्धांत तो संसद है। संसद से एक सरकार जन्मती है जिसकी जिम्मेदारी भी संसद के प्रति है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। इसमें यदि वो संसद ही अपने कार्य से विमुख हो रही है तो लोगों की उन कानूनों पर आस्था क्या रहेगी? और जब लोग उन संस्थाओं, उन कानूनों पर आस्था रख करके उनकी पालना करनी छोड़ देंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम आपस में एक साथ जुड़ करके एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कैसे बढ़ पाएंगे कि हम एक देश के नागरिक हैं, हम पर समान कानून लागू होता है और हमें उस संस्था के प्रति समान रखना है। तो राष्ट्रीय अखंडता पर, नेशनल इंटीग्रेशन पर यह भी तो एक बहुत बड़ा धब्बा या ब्लॉट है कि संसद की प्रक्रियाएं उस तरह से नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए। जुडिशरी को इंटरवेंशन करके वो करना पड़ रहा है जो शायद लेजिस्लेचर का काम है। नेशनल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत लार्ज हैं। कैसे लोग चुनाव के जरिए जीते लोग और उनके द्वारा बने हुए कानूनों से खुद को जोड़ पाएंगे जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही क्रिमिनलाइज्ड है, जब वो पैसा ही क्रिमिनल पॉलिटिक्स से आता है, और फिर उसी पॉलिटिकल कंसेप्ट को कंसिडर करके नीतियाँ बनती हैं
और उनका बेनिफिट वो क्रिमिनल लॉबीज़ उठाते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जितना रैम्पेंट है, क्या लोग उन संस्थाओं के द्वारा बने कानूनों से खुद को जोड़ पाएंगे? तो क्या ये नेशनल इंटीग्रेशन हुई? नहीं हुई। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकीकरण। प्रतिदिन प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से ऐसे राज्य हों जो देश की संसद में बने कानूनों को मानना ही ना चाहते हों और ये दबा हुआ महसूस करें कि भाई हम तो रिप्रेजेंट ही नहीं होते आपकी उस संसद में, हम आपके कानूनों की पालना क्यों करें। फिर हो सकता है वो अपने लिए स्वायत्तता चाहें, ऑटोनॉमी। एक समय में ये भी हो सकता है कि वो सेसेशन मांगे कि हमें अलग ही हो जाना है इस देश से, हमें अपने नियम कानून बनाने हैं। तो यह भी तो एक कहानी है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ड्यू ना हो तो भी नेशनल इंटीग्रेशन पे एक बहुत बड़ा अटैक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा कोर है हर चीज़ में। संविधान यदि बनाने की प्रक्रिया देखी जाए और संविधान में डाले गए सिद्धांतों को और संस्थाओं की कार्यावली, काम करने के तरीक़ों को देखा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोर में नेशनल इंटीग्रेशन ही था। सिंगल सिटीजनशिप से लेकर के सिविल सर्विसेज का होना, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज का होना, और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रपोजल राज्यसभा ही लाएगी इसका होना, एक एक प्रक्रिया को अगर खोल के रख दूं मैं तो सब नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ही ध्यान दिलाते हैं। क्योंकि एक सत्य से संविधान निर्माता मुक्त नहीं हो पाए, देश विविधता से जाना जाता था। जिस कंट्री में इतनी हाई लेवल की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती हो, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, उस कंट्री में नेशनल इंटीग्रेशन का महत्व क्या होगा सोच के देखिए। इतना विविध देश क्यों चूक गया? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज का जो भारत है इससे अधिक टेरिटरी होगी तब जब यूरोपीय भारत में आए? भारत की टेरिटरी इससे ज़्यादा ही होगी। एक समय में काबुल कंधार तक जाते थे हम, उसको छोड़िए, ये जो बर्मा है ये तो बहुत अभी थोड़े समय तक ही भारत का हिस्सा था। म्यांमार भारत ही था, अंग्रेज भारत में राज करते थे, वहाँ भी राज करते थे, एक ही था हमारा। तो भारत तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर छोटी सी एक कंपनी भारत व्यापार करने आई तो जीत क्यों गई? किस चीज़ की, किस कंसेप्ट की कमी ना होती तो वो जीत ना पाते? नेशनल इंटीग्रेशन। मैसूर को ये पता ही नहीं कि कोई पंजाब प्रांत भी है, और मैसूर ये जानता ही नहीं कि पंजाब पर आक्रमण होगा तो अंततः मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। बंगाल के नवाब चिंता ही नहीं करते इस बात की कोई अवध का नवाब भी है। अवध के नवाब कहता है कि रोहिल्ले अपने आप को खुद बचा लें। रोहिल्लों को ये चिंता है कि मथुरा के जाट पता नहीं हमें कैसे नुकसान पहुंचा देंगे। मथुरा के जाटों को चिंता है कि दिल्ली पे सत्ता बार बार वेस्टर्न घाट के मराठे कर लेते हैं। देश कुछ ऐसा था, पश्चिम के मराठे, पूर्व के नवाब, दक्षिण के टीपू, उत्तर के महाराज, देश इस तरह से चलता था। देश कहाँ था? एक सभ्यता के तौर पर, एक संस्कृति के तौर पर उत्तर से दक्षिण तक दिवाली मनाई जाती थी। भारत एक संस्कृति तो था, महाभारत भी तो हुई है। कई बुद्धिजीवी उठ करके ये भी कह देते हैं कि अंग्रेजों के पहले तो भारत ही नहीं था। तो भारत नहीं था तो बेटे महाभारत कहाँ से आई? वो तो था, भारत तो था। संस्कृति के तौर पे तो हम बहुत पुराने हैं, सभ्यता के तौर पर पुराने हैं, राजनीतिक तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हम कब जन्मे, ये बड़ी चीज़ है। जब तक हम वो नहीं जन्म पाए तब तक एक कंपनी को मैसूर को हराना हो या फिर हैदराबाद को हराना हो सरल था। पूरा देश लड़ा होता तो क्या समस्या थी? यहाँ तक कि पानीपत के तीसरे युद्ध में यदि मिलकर के ये शक्तियाँ लड़ जाती तो अब्दाली कहाँ से जीत जाता, मराठे कहाँ से परास्त होते, भारत का भविष्य शायद कुछ और होता। तो मुद्दा यहाँ पर आता है कि नेशनल इंटीग्रेशन ही मेन रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया को इतने लंबे समय तक यूरोपियंस के अधीन सब्जुगेशन सहना पड़ा। उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया, एक्सप्लॉइट किया। शक्तियाँ यदि आपस में जुड़ती तो समस्या ना होती। तो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण नहीं हो पाया क्योंकि कोई राष्ट्रीय स्तर नहीं था, कोई राष्ट्र जैसा कंसेप्ट नहीं था। राज्य थे, किंगडम्स थी, इंडिविजुअल किंगडम एग्जिस्ट करती थी। त्यौहार सभी में एक हो रहे हैं। देखिए आप मूवीज़ देखेंगे पुरानी, राजपूताना में भी होली चल रही है, अवध में भी होली खेले रघुवीरा अवध में चल रही, और महाराष्ट्र में भी होली चल रही। गणपति उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, दुर्गा पूजा देश भर में। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम एक इकाई हैं, इंडिविजुअल, एक यूनिट है इंडिविजुअल। बाकी पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जब पॉलिटिकली हम यूनाइटेड फील हुए तो एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न कराने का जिम्मा फ्रीडम फाइटर्स ने लिया। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन बड़े बड़े किंग और किंगडम्स के मुकाबले
उन फ्रीडम फाइटर्स का ये है जिनमें कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तमाम जितने भी अलग अलग हमारे फ्रीडम फाइटर रहे, कि अंग्रेज़ों से मुक्त कराना एक अलग एस्पेक्ट था। हमें अपनी इस सोच से भी मुक्त उन्होंने कराया कि हम किसी एक प्रांत के वासी नहीं, अंग्रेज़ों का शासन भारत पे है और हम भारत के वासी हैं, हमें भारत के तौर पर आगे बढ़ना है। तो उनके प्रत्येक कदम में नेशनल इंटीग्रेशन नज़र आएगा आपको। उनके द्वारा हर साल कांग्रेस का सेशन अलग अलग क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज़ करना, अलग अलग राज्यों में ऑर्गेनाइज़ करना। जिस राज्य में सेशन होल्ड हो रहा है उस सेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि प्रेसिडेंट किसी अलग प्रांत से लेना। जैसे बॉम्बे में सेशन हो रहा है तो WC बनर्जी से अध्यक्षता करा दी। क्या फीलिंग दी गई थी? पहले सेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या मात्रिक अध्यक्ष की नियुक्ति मात्र थी? पहला ही बड़ा संदेश कि कांग्रेस का प्रथम एजेंडा नेशनल इंटीग्रेशन है। सेशन बॉम्बे में करेंगे तो बंगाल भी भारत का हिस्सा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बंगाली होंगे। तीसरे सेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस डोमिनेटेड बाय हिंदू होगी, प्रिजाइड एक मुस्लिम करेंगे। धर्म के आधार पर एकता, जाति के आधार पर एकता, क्षेत्र के आधार पर एकता, प्रत्येक डाइवर्सिटी जो भारत को डिवाइड कर सकती थी, प्रत्येक विविधता जो भारत को विभाजित कर सकती थी, उस विविधता को भारत की एकता का आधार बनाया। उस एक एक डिवाइडिंग एलिमेंट को डाइवर्सिटी का एलिमेंट बनाया, क्योंकि असल में वो डाइवर्सिटी थी, डिवीजन नहीं थी, अंग्रेजों ने यूज़ की थी एज अ डिवीजन। धर्म को, जाति को, पंथ को, समाज को, क्षेत्र को, हर चीज़ को उन्होंने डिवाइडिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल किया। इसी नेशनल इंटीग्रेशन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वही कहानी मैंने लिखी, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, वाई? अब यहाँ से आप समझेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन का ऑल राउंड डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री से क्या एक कंसेप्ट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, अच्छी घनी जनसंख्या वाला राज्य, 20 से 22 करोड़ लोग वहाँ पर बसते हैं। 20-22 करोड़, हैरानी की बात है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ है, यहाँ एक राज्य ही 22-23 करोड़ में खेल रहा है, और वो भी जनसंख्या अभी 2011-12, अभी तो आएंगे नए आंकड़े, पता नहीं किधर जा रहा है। तो एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इतनी जनसंख्या, ठीक है, बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर मुस्लिम्स की भी है और हिंदू तो हैं ही हैं डोमिनेटिंग। अब ऐसे में मान लीजिए कि वहाँ पर किसी भी तरह से धर्म के आधार पर आपसी सौहार्द बिगड़ा हुआ है, और हमेशा ही परिस्थितियाँ बनी रहती हैं कि कोई भी एक ग्रुप वायलेंट हो सकता है दूसरे ग्रुप के साथ, तनाव भरी परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल द टाइम रहती है, वायलेंट क्लैशेस होने के चांसेस हैं। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही रीज़न है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा खर्चा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज के कंप्लायंस पे करेगी। प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर उस लेवल पे नहीं आ सकेंगी, क्योंकि उन्हें नज़र आएगा कि अभी सिस्टम यहाँ पर बहुत ही टर्बुलेंट है, मॉब है, वायलेंस रहता है, लिंचिंग्स हो सकती हैं, और किसी भी तरह से लुटेरे, चोर, इस तरह का एक सिस्टम डेवलप हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली दिस सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल। सो आई कैन नॉट इन्वेस्ट दैट एरिया जहाँ पर मुझे यही हार्म रहे कि कौन सा माफिया किस फिरौती के लिए मेरे पास पहुँच जाएगा और मेरी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। तो नो इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर। सो रीज़न इज़ कि बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ के लोग माइग्रेट करके आएंगे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत होगी। जबकि इतना बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, इतनी नदियाँ, द ग्रेट गंगा प्लेन एरिया, तो डेवलपमेंट तो बहुत होना चाहिए। सो क्या रीज़न रहा कि भाई डेवलपमेंट नहीं है, उस लेवल पर आपका विकास नहीं है? रीज़न ये हो सकता है कि आपसी सौहार्द की कमी है उस क्षेत्र में, जिसकी वजह से वो जूझ रहा है, विकास के कार्यक्रम उस लेवल पे नहीं हो पा रहे, निवेश नहीं हो पा रहा। तो फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हुआ उस क्षेत्र का?
प्रॉस्पेरिटी की ओर कैसे प्राप्त होगा वो राज्य? द सेम सिचुएशन इज विद द जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर, लुक इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी प्रॉमिसिंग स्टेट. बहुत विकास हो सकता था, बहुत डेवलपमेंट हो सकती थी, हर चीज़ वहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती थी. लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? एक कम्युनिटी दैट इज़ द माइनॉरिटी कम्युनिटी एट इंडिया लेवल, बट अगर उस क्षेत्र की बात करें तो उनकी गवर्नमेंट है, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, दैट इज़ पर्टिकुलरली द कश्मीर. लेकिन क्या समस्या है? द समस्या ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. राष्ट्र के साथ वो एकीकरण नहीं हो पाया सही तरह से. इसकी वजह से ऑलवेज एक सेपरेट आइडेंटिटी के बेसिस पे सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की मांग बनी रही. और वो सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की मांग इतनी प्रोलॉन्ग चली कि कंटिन्यूअस फाइट विद द लार्जर स्टेट, द स्टेट ऑफ इंडिया बना रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑल द टाइम प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल इंटेंस फोर्सेस बनी रही. ऑल द टाइम वहाँ पर मॉब, ऑल द टाइम वहाँ पर इंसर्जेंसीज, मिलिटेंसीज एग्जिस्टेंस में रही, काउंटर अटैक्स वहाँ पर बने रहे, डिफेंस कॉम्बैट ऑपरेशंस होते रहे. नो इंडस्ट्री, नो डेवलपमेंट, नो प्रोग्रेस, नो इन्वेस्टमेंट, सो नो एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ. और एक विशियस साइकिल चल पड़ा. सो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हुआ? कैसे आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा पाए कंट्री? अ वेरी बिग बेल्ट दैट इज द रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया, the belt which is known as a Naxalite belt, it is not at all a developed belt. So how can you say that all around development will be there, prosperity of the country will be there? A very big tribal society is there, high level backward areas are there. और अगर आप आ जाएं सोसाइटी के मामले में, so the caste system, द रीजनलिस्टिक टेंडेंसीज, इन सबके बेसिस पर भी यू आर ऑब्जर्विंग सफरिंग्स आर देयर. वो डेवलप नहीं हो पाए, वो प्रॉस्पेरस नहीं हो पाए, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाया. बट फ्यूडलिज्म, सामंतवाद एग्जिस्टेंस में रहा. बड़े ने छोटे का शोषण किया, जमींदार ने कामगारों का, काश्तकारों का शोषण किया, द लैंडलॉर्ड. इंडस्ट्रियलिस्ट ने वर्कर का शोषण किया, मैन ने वुमेन का शोषण किया, चिल्ड्रन शोषित हुए. तो एक सामंतवादी ढांचा बना. राष्ट्रीय एकीकरण यदि हो तो सभी को एक तरह से अपनी एस्पिरेशंस एक्सप्रेस करके अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल करने का मौका मिलता. तो उस राष्ट्र से जब वो इस स्तर पे लाभान्वित होते, उस राष्ट्र के विकास में वो योगदान कितना देते, उस राष्ट्र के साथ जुड़ करके वो गौरवान्वित कितना महसूस करते. लेकिन यदि उन्हें शोषण मिलेगा, यदि उन्हें पिछड़ापन मिलेगा, यदि उन्हें बहुत सी योजनाओं से, बहुत से अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, तो वो एक मार्जिनलाइज्ड, एक वंचित वर्ग बन करके उभरेगा. फिर उसे आप एकीकरण में कैसे लेकर के आए? फिर जब वो आपके सम्मुख आवाज़ उठाएगा तो सभी संसाधनों से ओत प्रोत संपन्न आप राष्ट्र की रक्षा की बात करते हुए बड़ी बड़ी आंखें निकाल के ऐसे राष्ट्रवादी बन जाएंगे कि अपने अधिकार मांग रहा हर शख्स आपको देश विरोधी दिखने लग जाता है. और आप उसे गालियां देते हैं कि राष्ट्र को गालियां देते हैं. बदतमीज. राष्ट्र को गाली कोई कैसे दे देगा जब राष्ट्र उनके विकास का आधार बनेगा? लेकिन जब वह राष्ट्र के नाम पर ली गई, हासिल की गई शक्तियां, उस तंत्र, उस सेना का इस्तेमाल आप एक बल के रूप में उनके विरुद्ध करेंगे, तो वह राष्ट्र तो उन्हें फिर एक तरह से सौतेला राज्य ही लगेगा. वह प्रजा भी ऐसी हो जाएगी और आप राजा भी ऐसे हो जाएंगे कि वो सदैव आपके बर्बादी की मनोकामना करेंगे. तो विकास कैसे होगा? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री कहाँ हुई? प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्यू हाउसेज हो गया, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्यू फैमिलीज और फ्यू एरियाज, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्यू कम्युनिटीज हो जाएगा. बट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. ऑल राउंड डेवलपमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. ऑल राउंड डेवलपमेंट हर रीजन से रीजन तक जाती है, हर सेक्शन से सेक्शन तक जाती है, हर लैंग्वेज से लैंग्वेज तक जाती है, हर कास्ट टू कास्ट, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, एथनिसिटी टू एथनिसिटी, कल्चर टू कल्चर, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन जाती है. दैट इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट. संपूर्ण अधिकार होना चाहिए बुद्धों को भी अपने बौद्धिक विकास का.
कोई परेशानी, संपूर्ण अधिकार होना चाहिए सिखों के भी अपनी संस्थाओं के विकास का। जब वह पूर्ण रूप से मुक्त हैं अपने पूरे के पूरे धर्म, संस्थाएं, विचार, सिद्धांतों के विकास में, तो फिर ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि नंबर में वो कितने हैं, नंबर में हिंदू कितने हैं, लेकिन दोनों ही जो इच्छा चाहते हैं कानून, नियम, संविधान के अधीन रह करके उन इच्छाओं को पूर्ण रूप से सत्य में परिवर्तित कर रहे हैं, ये हुई नेशनल इंटीग्रेशन। अब वह सिख भी, और अब वह हिंदू भी, अब वह ईसाई भी, अब वह मुस्लिम भी यहीं इस राष्ट्र के धरातल पर ही खड़ा होकर के यह गर्व से कहेगा कि यह मेरा है, क्योंकि मैं इसी से तो हूँ। ये ना होता तो मेरी अभिव्यक्ति भी ना होती, जो अभिव्यक्ति भी ना होती तो मेरा यह अस्तित्व भी ना होता, जो मेरा अस्तित्व ही ना होता तो मेरी पहचान कहाँ से आती, और जो मेरी पहचान इससे है तो यह है तो मैं हूँ तो यह है। हो गया राष्ट्रीय कि चारों एक जगह पे खड़े हैं, चारों एक दूसरे जैसे नहीं, लेकिन चारों देखने में दूर से एकजुट दिखते हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन है। हमें कोहेजन चाहिए, फ्यूजन नहीं। हमें यूनिटी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं। हमें चारों चाहिए थे वहाँ पर यूनिटी, लेकिन चारों एक रूप में नहीं चाहिए थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं। चारों पगड़ी वाले नहीं, चारों शिखा वाले नहीं, चारों दाढ़ी वाले, टोपी वाले नहीं, और चारों स्लीव वाले नहीं। एक पगड़ी वाला चाहिए, एक शिखा वाला चाहिए, एक टोपी वाला चाहिए, एक स्लीव वाला चाहिए, लेकिन चारों पीठ से पीठ जोड़ करके एक दूसरे के साथ हों, जैसे अशोक स्तंभ पर शेर, सिंह खड़े हैं। चिन्ह एक है लेकिन प्रतिमाएं तो चार हैं, लेकिन चिन्ह तो हमारा एक ही है, स्तंभ तो एक ही है। वो यह भी तो दिखाता है, क्या दिखाता है, केवल और केवल वेलोरस कैरेक्टर नहीं है, वो नेशनल इंटीग्रेशन को भी दर्शाता है। इसलिए उसे हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह माना है, द नेशनल एम्बलम। उसके पीछे कई गाथाएं हैं, समझने आए तो पूरा लिटरेचर क्रिएट हो जाएगा। वो चारों एक नज़र आ रहे हैं, लेकिन चारों विभिन्न दिशाओं की ओर आपको इंगित करते हैं कि देखिए ये डाइवर्सिटी है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के दैट इज़ ऑल अबाउट द नेशनल इंटीग्रेशन। होगा तो ही ये डाइवर्स सोसाइटी डेवलप होगी, तो ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज आप ऑलवेज कंट्री की फोर्सेस को, कंट्री की गवर्नमेंट को कॉम्बैट करते देखेंगे, फाइट करते देखेंगे, कभी इंसर्जेंसी से, कभी मिलिटेंसी से, कभी टेररिज्म से, कभी एक्सट्रीमिज्म से। ये चलता ही रहेगा, विकास नहीं होगा। और अंततः एक राष्ट्र का उद्देश्य सबका विकास करना है। आई बात समझ में? इन्हीं कारणों से हम चूक रहे हैं। यही सिद्धांत जो मैंने अभी बताया, अंग्रेजों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि वो भारत आए और जीत गए, सही मायने में आप बताएं, क्या कारण यही रहा होगा कि वो संख्या बल में बहुत अधिक थे, तकनीक में बहुत अधिक थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा योजनाएं और आर्म्स एंड एमिनेशंस थे? ऐसा मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर जिस समय में वो देश छोड़ के चले गए ना जाते, क्योंकि तब तो उनके पास टेक्नोलॉजी और ज़्यादा थी, तब तो उनके पास एक से एक एयरप्लेन आ गए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 की वजह से एक से एक टैंक आ गए, और तब तो वो विश्व युद्ध जीते हुए थे, विश्व विजेता चले गए छोड़ के। और जब आए थे तब एक कंपनी थे। यदि भारत जैसे सामर्थ्यवान देश से कुछ मिसिंग था, नेशनल इंटीग्रेशन, वो होती भारत में तो वो कभी आ ना पाते, दिक्कत की कोई बात ही ना थी। और जो नेशनल इंटीग्रेशन मिसिंग हुई तो वो भारत में धीरे धीरे राज्य करते चले गए। अंततः जितने हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, उन्होंने दिखाया कि नेशनल इंटीग्रेशन जब अचीव हो जाएगी, स्वयं ही अंग्रेज चले जाएंगे, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। भगत सिंह हो चाहे महात्मा गांधी हो, अच्छी अच्छी आर्म्स एंड एमिनेशन वाले से तो एक आदमी ने डंडे से ही लड़ाई लड़ ली, विजयी हुआ। और भगत सिंह, जिस धर्म के आधार पर आपका समाज बटा हुआ था, जिसने आपको एक भारत होने से रोका था, उसने उस धर्म का त्याग किया और उसने खुद को अथीस्ट डिक्लेयर किया। उसका एक धर्म था, नेशनल इंटीग्रेशन, मानवता जो आपको जोड़ती है, आपके क्षेत्रों से परे होती है, आपके शब्द भाषाओं से, आपकी आवश्यकताओं से, आपकी जाति, आपके जन्म, आपकी नस्लों से जो ऊपर होती है, वो है आपकी योनि, मानव योनि में जन्मे हैं आप। आपकी इस आइडेंटिटी को उसने सर्वोपरि रखते हुए हर उस भेद को, हर उस विच्छेद को मिटा दिया जिसका कि आधार शायद उसे लगता था कि धर्म है। तो उसने आपको माना, आपको चेरिश किया, और देखिए 1 सेकंड लगा उसे आपके लिए जान देने में, शहीद हुए 1 सेकंड। अपने कॉज को जब आप साइंटिफिकली, रैशनली, लॉजिकली इतना ट्रुथफुल कैरेक्टर में देखते हैं तो आप उस कॉज के लिए बलि जाते हैं, तो वो बलिहारी हुए। जब आपको अपने कॉज पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको अपने कॉज पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो कॉज आप लेके चले हैं वो ट्रुथ है,
वो कॉज लेके चले ह्यूमैनिटी, एंड द कॉज वाज लिबरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल द सप्रेशंस, ऑल द रिप्रेशंस। तो उसके लिए उन्हें 1 सेकंड नहीं लगा फांसी पे लटकने में। और यही अगर डाउट होता अपने कॉज पे तो मैं सारी उम्र बैठे रहते, विचार ही करते रहते लटकने के लाभ क्या होंगे, ऐसा नहीं होता। सो ह्यूमैनिटी वाज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। वो पूरे देश को एकजुट करना चाहते। तो उन्होंने एक लाइन भी कही कि खुशबू बन के महका करेंगे हम आने वाली हर नस्लों में। तो वो कारण क्या है, ये सोसाइटी एक दिन जात पात धर्म संप्रदायों से मुक्त हो करके हमें महसूस करेगी। जिस दिन इसमें हम महसूस होंगे, देश महसूस होगा। तो देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। अब उसी देश में कई धर्म को नहीं मान रहे, देश को मान रहे। उसी देश में कई धर्म को नहीं मान रहे तो देश को मान रहे। तो क्या समझ में आता है इससे कि देश क्या होता है? सही मायने में जब उस देश के संसाधन, उसकी शक्तियां, उसकी संपन्नता उस देश में वास कर रहे लोगों के विकास का आधार बनते हैं, तब लोग उस देश के आवरण को धारण करते हैं, देश को वस्त्र के तौर पर पहनते हैं। और ये कॉन्शियसनेस कुछ देशों में इतनी है कि वहां पर बनियान अंडरवियर भी उनके फ्लैग के बनते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो ये मानते हैं कि अगर हम हम अपने देश की आइडेंटिटी को ना पहने तो हम तो एक नेकेड वाइल्ड एनिमल हैं, वी हैव नो आइडेंटिटी। तो वो वहाँ तक यूनियन जैक है ब्रिटेन का, अमेरिका का। इंडिया में ये बैन है अंडर द फ्लैग कोड, आप नहीं कर सकते। वहाँ पे तो यहाँ तक अलाउड है। वो इतना चेरिश करते हैं अपने नेशन को, क्योंकि नेशन स्टेट थ्योरी से आते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो भगत सिंह तो देश धारण करते, इसलिए शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वो कह के गए आपको। क्योंकि किसी रिलेशन से आप उनके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप इस राष्ट्र में हैं, राष्ट्र आपने धारण किया है और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने अपनी आहुति निहित के तौर पे दी है। तो वो उस फाउंडेशन के तौर पर राष्ट्र में है, तो इसलिए तिरंगा पहनाया जाता है। शहीदों को राष्ट्र समर्पित किया जाता है उनको, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अपना योगदान एक नींव के तौर पे दिया। ये होता है कंसेप्ट। देखिए, उन पर उनके किसी धर्म का झंडा तो नहीं डाला जाता, राष्ट्र का झंडा डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्या कंसेप्ट आपको दिखाया गया है कि वो जब शहीद हुआ, ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना बुद्ध था, ना जैन था, ना सिख था, ईसाई था, वो देश का योद्धा था, देश का सैनिक था। इस तरह से ये एक प्रक्रिया है देश के लोगों को देश की सेना से जोड़ने की। मतलब इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस टू फैसिलिटेट नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि उसे एक कम्युनिटी अपने साथ जोड़ के सीमित ना कर दे कि हमारा हिंदू योद्धा, हिंदू सैनिक, हमारा सिख जवान, हमारा मुस्लिम जवान। नहीं, एक खासियत, एक प्रोसेस अपनाते ही सिचुएशन बदल जाती है। हम उसे धर्म से परे करके भारतीय सैनिक, भारतीय जवान कहते हैं, क्योंकि उस पर झंडा भारत का आता है, उसे सलामी भारत की तोपें देती है। तो बड़ी ही मेहनत से, बड़े प्रयासों से संविधान निर्माताओं ने, फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने नेशनल इंटीग्रेशन को इंस्टॉल करने के लिए छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत से स्टेप्स डिवाइस किए हैं, बहुत से स्टेप्स डिवाइड किए हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आपकी बॉडी पे हो, आपके माइंड पे हो, आपकी सोल पे हो। जिसका सीधा सीधा उदाहरण 26 जनवरी की परेड। वो 26 जनवरी की परेड इतना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जितनी मर्जी बड़ी आतंकवादी घटना का, आतंकवादी हमले का धमकी मिल जाए, वो होके रहती है। और कई बार आज की मॉडर्न सोसाइटी में देखो, सोशल मीडिया वर्ल्ड में डिबेट, मंथन, चिंतन कम है, अभिव्यक्ति ज़्यादा है। जिस समाज में केवल अभिव्यक्ति हो और मंथन चिंतन ना हो, वो अभिव्यक्ति भी किसी एनार्की से कम नहीं होती। क्योंकि अभिव्यक्त तो कुछ भी मेरे दिमाग में अभी कुछ आया, मैंने अभिव्यक्त कर दिया, कितनी सुंदर है। इसका उस पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, समाज की उसके प्रति दृष्टि क्या हो सकती है। मुझे इसका मंथन नहीं करना चाहिए, केवल अभिव्यक्ति, क्योंकि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो उस सोशल मीडिया में तो ये भी डिस्कशन होती है कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है यार 26 जनवरी को, क्या है यार, यही हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल बना दो। बेटे, हॉस्पिटल स्कूल भी खोलेंगे। जैसे पेट के लिए भोजन बहुत अनिवार्य है, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कपड़े पहनने की, मत पहना करो। ऐसा नहीं होता है कि भाई हर चीज़ का हॉस्पिटल स्कूल बना दें। वो देश भी देश नहीं होगा जिसमें सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल ही होंगे, क्योंकि उन हॉस्पिटलों और स्कूलों में क्या सीखोगे। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को गुस्सा आया तो आपका गला काट देगा। 2 मिनट के लिए सोचो,
हॉस्पिटल बहुत है, गुस्सा आने पे गला काट दिया। गुस्सा आने पे गला नहीं काट सकता क्योंकि उसमें मानवता के बीज लंबे समय से मॉरल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा के डाले गए हैं। कहने को तो फिर तुम कह दो मॉरल साइंस जैसे भगवान, इससे जॉब भी नहीं मिलती इस सब्जेक्ट से, ये क्या पढ़ाते रहते हैं। तो जॉब मिलती है ना बीटेक बीएससी करने से, फिर क्यों तंग होते हो जब वही आदमी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आतंकवादी बन जाता है। फिर तुम क्यों नहीं करते हैव सम मॉरलिटी, डोंट किल मी फॉर गॉड सेक, तब क्यों कहते हो फॉर गॉड सेक। पहले तो उसे पढ़ाया ही नहीं कि कोई गॉड भी होता है, बाद में उससे जान की दुहाइयां मांगते हैं फॉर गॉड सेक। फिर वो पूछता है आई डोंट नो अबाउट गॉड, ओके आई ओनली नो द मटीरियल वर्ल्ड, ओके ठा आई विल गेट 25 लाख फॉर दिस कंसाइनमेंट, नाउ यू आर गोइंग। तो दैट इज़ नॉट द लाइफ। तो कई बार हम बहुत सी बातें शुरू कर देते हैं कि ये नहीं करते, लेकिन वो 26 जनवरी की परेड एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है नेशनल इंटीग्रेशन का। उस दिन आप मणिपुर से हैं, मिज़ोरम से हैं, पंजाब से हैं कि तमिलनाडु से हैं, आपका कल्चर, आपका कस्टम, आपका मैनर उस पथ पर चलते हुए प्रदर्शित होता है, दिखाते हुए राष्ट्र निर्माण यहाँ से होता है। हमारी विविधता ही हमारी एकता का आधार है। हम कितने ही विविध हों भारत के सभी राज्यों में, लेकिन इस विजय पथ पर हम सब एक हो गए, हम सब एक हैं। उस दिन राष्ट्र को यह महसूस कराया जाता है, ये देखो तुम्हारी सेना का पराक्रम तुम्हारी है। हम द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, वी आर ओनली द कस्टडियन, वी आर ओनली द गवर्निंग अथॉरिटी, तुम्हारे द्वारा इंस्टॉल्ड। इट इज़ द एक्चुअल वेल्थ फॉर यू, इंजॉय करो, गौरवान्वित बनो। तुम इस समय रफाल के मालिक हो, बीइंग इंडियन यू आर ऑनर ऑफ रफाल, ओके फील प्राइड। तो आप महसूस करते हैं गर्व, तो फिर आप कर देते हैं, तो आप मेहनत करते हैं, देश के योगदान में और बढ़िया योगदान देने के लिए आगे आते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब आप देखते हैं खरीदने में धांधली हुई, करप्शन हुआ, पैसा कमाया गया, तो आपका मन टूटता है। ये नेशनल इंटीग्रेशन पे एक अटैक है। सो करप्शन इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लॉट ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। यही अब आपको एमसीक्यू में आए तो आप कभी जोड़ ही नहीं पाएंगे कि यार नेशनल इंटीग्रेशन और करप्शन का रिलेशन क्या बना। करप्शन तो एक अलग एस्पेक्ट है, इट इज़ समवेयर फाइनेंशियल फ्रॉड, नो इट इज़ वेरी बिग एस्पेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आप क्यों कहते हैं कि यार वोट क्या डालना, सबसे पहली लाइन यार वोट क्या डालना, तो सब साले करप्ट है, ऐसी लाइन बोलते हो। तो वोट ही नहीं डाला, अब सरकार तुम्हारी वोट से आई ही नहीं, तुम वोटर हो ही नहीं, उस सरकार के बनाए नियमों की तुम पालना मजबूरी में फाइन या पेनल्टी के दम पे तो कर रहे हो, इच्छा से नहीं कर रहे हो। तो ऑल द टाइम तुम उन लॉज से एस्केप करोगे, तो अंततः सही मायने में जो तुमसे वो लॉ कंप्लाई करवाएगा, फिर वो बाय फोर्स कराएगा, तुम में और उनमें वैमनस्य बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी। तो अंततः एकीकरण कहाँ से हुआ, अखंडता कैसे हुई राष्ट्र के स्तर पर। फिर तो सोसाइटी में दो एलिमेंट हो गए, एक क्रिमिनल और दूसरे जो आप पे लॉ एनफोर्स कर रहे हैं। सो इट इज नॉट द नेशन जिसमें दो इंस्टीट्यूशन, दो लोग एग्जिस्ट करते हो, दो स्टेक होल्डर, एक लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज और एक लॉ फॉलोइंग बॉडीज। इट इज नॉट, यू बोथ आर द नेशन बिल्डर। नेशन बिल्डर के तौर पर आपका एक रोल है। ये तब समझ आता है जब नेशनल इंटीग्रेशन कराई जा पाती है। बचपन में स्कूल की पढ़ाई से लेकर के कॉलेज तक नेशनल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। सारे देश में एक प्रक्रिया सिमिलर है, दैट इज़ अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी। आपको महसूस कराया जाता है कि तुम एक देश के वासी हो। एजुकेशन पॉलिसी देश के स्तर पर तो चुन करके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक लिस्ट डाली गई, दैट इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट। उसका पर्पस क्या था कि आपको ये बताया जा सके कि जहाँ एक तरफ स्टेट लिस्ट के वाया हमने डाइवर्सिटी को चेरिश किया है, यूनियन लिस्ट के द्वारा हमने यूनियन कंसेप्ट को यानी कि सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी को चेरिश किया है, वहीं दूसरी तरफ हम यह भी मानते हैं कि इन दोनों को एक भी होकर के आना है। देश एक भी है। कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य कानून बनाए जहां पर हमें ये लगने लगे कि उनका कानून अलगाववाद की तरफ ले जा रहा है, फिर हम सिर्फ तब हस्तक्षेप करेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अदरवाइज कॉन्करेंट लिस्ट में जब ऑलरेडी ओवर आर्किंग पावर दे दी गई थी सेंटर को, तो उसका नाम कॉन्करेंट लिस्ट रखने की जरूरत ही नहीं थी। ओवर आर्किंग पावर सिर्फ सिचुएशनल है, अदरवाइज अथॉरिटी स्टेट है, स्टेट कानून बनाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्टेट ऐसी ही नीतियां बनाने लगे जिससे सेसेशन ज़्यादा झलके, सिर्फ तब सेंटर इंटरवीन कर और ऐसी गाइडलाइंस दे कि देश भर में लगभग एक तरह का प्लान रहे ताकि देश एक बना रहे। सिंगल सिटीजनशिप इसका बहुत बड़ा आधार है। एक नागरिकता आपको क्यों दी गई, वो बात अलग है कि आपके राज्य की जीडीपी अच्छी हो सकती है, किसी दूसरे राज्य की जीडीपी पिछड़ी हुई हो सकती है। आप एक राज्य में, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश बिहार से माइग्रेट होकर के पंजाब में आते हैं, ठीक है, आपको ये जरूर इकोनॉमिक लेवल पे फील हो सकता है कि पंजाब के लोग अमीर हैं, हम इनके पास आकर के काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में यदि इतना रोज़गार होता तो हम यहाँ ना